छत्तीसगढ़ क्योंकि नक्सली प्रभावित इलाका है तो निश्चित रूप से अलग तरह की एक पुलिसिंग सीखने को मिला। वहाँ पे लोन वराटू अभियान लॉन्च किया गया जिसमें 600 माओवादियों ने 1 साल में आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़े। नमस्कार साथियों, अभी हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बहुचर्चित आईपीएस ऑफिसर और दुर्ग जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी हमारे साथ हैं और इनसे बहुत कुछ बात करेंगे। लेकिन बात करने के पहले थोड़ा आप लोगों को इनके बारे में जानकारी दे देता हूं। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से माने फेमस है, प्रसिद्ध हैं और इसके पहले दुर्ग जिले के पहले दंतेवाड़ा में एसपी के रूप में भी काम कर चुके हैं। उसके पहले कोंडागांव में भी 1 साल करीब एसपी के पद पर कार्यरत रहे हैं। आपको और बता दें कि दंतेवाड़ा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वामपंथी वाला इलाका है और वहाँ पे ये कार्य करके आए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बताइए सर, सबसे मेरा पहला सवाल कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है और आपका पसंदीदा छत्तीसगढ़ ही है, जबकि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आपको जब आप चयन हुए थे यूपीएससी में आईपीएस के पोस्ट पे तो आपको हतोत्साहित किए थे, समझाए थे, मना किए थे। तो आपको नहीं लगा कि कोई दूसरा स्टेट मिलता तो बेहतर होता? बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 12 तक हुई। पठानकोट, ग्वालियर, गोवा, दिल्ली, सिलीगुड़ी, रांची, पुणे, अलग अलग जगह मैंने पढ़ाई की। तो निश्चित रूप से आर्मी के साथ रहने, एयरफोर्स नेवी के साथ पापा काम किए, आर्म्ड फोर्सेस को देखा सामने से, तो डर तो कभी भी नहीं था। देश सेवा में हमेशा जब भी मौका मिला, राष्ट्र सेवा करने का मौका, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और छत्तीसगढ़ क्योंकि नक्सली प्रभावित इलाका है तो निश्चित रूप से अलग तरह की पुलिसिंग सीखने को मिली। कैसे नक्सल अभियान किया जा सकता है, कैसे जो लोग नक्सल विचारधारा से प्रभावित हो गए हैं उनको कैसे वापस मुख्य धारा में जोड़ा जाए। मेरे द्वारा वहाँ पे लोन वराटू अभियान लॉन्च किया गया जिसमें 600 माओवादियों ने 1 साल में आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में जुड़े। 100 से ज़्यादा माओवादी एनकाउंटर में मारे भी गए। जिन्होंने गोली चलाई, गोली का जवाब गोली से दिया गया, लेकिन हमारी कोशिश ये हुई कि समझा के सभी को मुख्य धारा में लाया जाए। तो कभी भी देश सेवा का मौका मिले तो ये अपने लिए गर्व की बात है। सर, एक तरफ आप गोली चलाते हैं, गोली चलाने पे गोली से जवाब देते हैं और दूसरी तरफ उनके परिवार वालों को अगर तबीयत ख़राब होता है तो वही माओवादी, वही टेररिज्म के परिवार वाले को दवा भी देते हैं। ऐसा कुछ सच्चाई है क्या? बिल्कुल, मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। मैंने 2000 से 2005 में गोवा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS किया है और एम्स नई दिल्ली से MD साइकेट्री 2006-2009 में किया है। तो दंतेवाड़ा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत कमी थी। मैंने और मेरी पत्नी, जो कि वो भी डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, हम लोगों ने 200 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाया, करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट किया। तो कहीं ना कहीं जो माओवादियों और पुलिस के बीच में जो गैप था वो ख़त्म हुआ। पहले पुलिस को देख के ग्रामीण भाग जाया करते थे, डरते थे कि पुलिस वाले आएंगे, मारपीट करेंगे, बलात्कार की शिकायतें करते थे लोग, छेड़छाड़ की शिकायतें आती थी। लेकिन जब मेडिकल कैंप हुआ तो वो दवाइयों के लिए आते थे। जब भी फोर्स जाती थी अपनी समस्याएं बताते थे कि बोरवेल खुदवाना है, घर चाहिए, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ सर्विसेज जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम करती हैं और ग्रामीणों के दिलो दिमाग में जीतने में, अपनी प्रभाव बनाने में मेडिकल कैंप का बहुत बड़ा योगदान था। और ये कारण था कि 2016 में दंतेवाड़ा में प्रतिस्थापना हुई, उस टाइम भारत के टॉप 3 नक्सल अफेक्टेड जिलों में दंतेवाड़ा था। और आज के दिन में पिछले 2-3 साल में वहाँ कोई वॉयलेंस नहीं हुआ है। सभी लोगों ने हथियार डाल दिए हैं, सभी लोग मुख्य धारा में जुड़ गए, जो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। सर, एक कहानी आपकी और मिलती है कि एक सोमारू नाम का नक्सल नेता था, आप उसके घर रेड डालने के लिए गए। तो रेड डालने गए उसके घर, लेकिन वो उसकी आपकी और उसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसकी बीमार पत्नी और उसके कुपोषित बच्चों से मुलाकात हुई और ये स्टोरी आपकी काफ़ी चर्चा में रही। तो वो तो उसको तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसके बीमार पत्नी को और उसके कुपोषित बच्चों को आपने ट्रीटमेंट देना शुरू किया था। बिल्कुल, क्योंकि माओवादी भी इसी देश के जनता है और कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले भी प्रताड़ित हैं, क्योंकि माओवादी जंगल में घूमते रहते हैं, परिवार से महीनों नहीं मिलते हैं, परिवार वाले बीमार रहते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। तो एक बार एक सोमारू के घर पे हम लोगों ने रेड कार्रवाई की थी। फोर्स ने चारों तरफ से घेरा। सोमारू तो भागने में सफल रहा, लेकिन जब उसके घर में गए तो बहुत विचलित करने वाला सीन था। उसके 3 बच्चे थे, तीनों काफ़ी कुपोषित थे, कपड़े नहीं थे। उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसको हम लोगों ने स्ट्रेचर पे ले जाके पुलिसकर्मियों ने हॉस्पिटल में छोड़ा। उसके बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया, बच्चों को कपड़े दिए। तीनों बच्चे उसके पढ़ाई में लग गए। तो कहीं ना कहीं जो माओवादियों की
बदलाव आया, जो आसपास लोग थे उन्होंने इस चीज़ को देखा। तो जब वो हमारे अपने लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी ब्रेन वॉशिंग हो गई है, वो माओवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए, तो हमें घर वापसी कराना है, उन्हें समझाना है, उनके घर वालों को शिक्षा से, हेल्थ से, रोज़गार से जोड़ना है, जिससे कि उस रास्ते को छोड़ के वो मुख्य धारा में आ पाएँ। सर, आप मनोविज्ञान के डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, जैसा कि आप बताएं और हम जानते भी हैं। तो लोगों को मैंने जैसे ब्रेन वॉशिंग के बारे में भी आपने चर्चा की, तो लोगों को समझा बुझा के कुछ मैंने आपके मेडिकल पर्पज़ से कुछ लोगों में सुधार आया? बिल्कुल जो मेरे द्वारा लगातार जो है जो मेंटली इल लोग हैं उनका भी फ्री इलाज घर पे किया जाता है। साल भर में मेरे द्वारा 5,000 से ज़्यादा जो मेंटली बीमार लोग हैं उनका भी ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। डिप्रेशन, बाइपोलर इलनेस, सीवियर साइकेट्रिक इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया। कोरोना के बाद घबराहट की और उदासी की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो लगातार जो ये लोग होते हैं संपर्क करते हैं, इनको काउंसलिंग से, दवाई से, दोनों से मैं इलाज करता हूँ। और सैकड़ों लोग जो है ठीक हो गए हैं, उनका परिवार टूटने से बच गया है। ये जो पुलिस फोर्स के अंदर पहले सुसाइड बहुत बड़ा इशू था, काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब रहता है, तो ये जो पुलिस पर्सनल्स हैं जो काफ़ी दबाव में रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको भी मेरे पास आते हैं, उनकी भी काउंसलिंग होती है। और मुझे खुशी है कि मैं पिछले 10 वर्षों से जहाँ भी कार्यरत रहा हूँ, सिक्योरिटी फोर्स के अंदर बहुत कम सुसाइड रेट है, 2 या 3 केस हुए हैं, तो जबकि बाकी ज़िलों में काफ़ी पुलिसकर्मी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी खुद को अच्छा लगता है। मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर सबको पुलिसकर्मियों को दिया हुआ है, जनता को दिया हुआ है। जो भी काफ़ी लोग अभी भी दंतेवाड़ा से, सुकमा, बीजापुर से जो पता करते हैं वो आते हैं, दवाइयाँ लिखवा के ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये भी हेल्थ सर्विसेज भी एक सेवा का एक जरिया है। और क्योंकि मैंने एम्स दिल्ली, जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से एमडी किया है, तो उस ज्ञान को कंटिन्यू रखने से आदमी को दवाइयों के नाम भी याद रहते हैं और जनता को निश्चित रूप से फ़ायदा भी मिलता है। और सर, आपके नज़र में सॉफ्ट पुलिसिंग और हार्ड पुलिसिंग में क्या अंतर है? जब मैं ज्वाइन हुआ था तो पुलिसिंग में माना जाता था कि हार्ड पुलिसिंग मतलब जिसको पकड़े उसे मारपीट करके ही उससे इंट्रोगेशन किया जा सकता है, पुलिस डांट डपट के ही अपना जो डर बना के रख सकती है। जो आदमी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा वो पुलिस में चल नहीं सकता, ऐसी कुछ मान्यताएं थी। लेकिन मैंने दंतेवाड़ा में भी 5 साल देखा, यहाँ भी देखा कि जब तक हम क्रिमिनल्स को प्यार से पूछताछ नहीं करेंगे, उनके दिल की बात सामने नहीं आएगी, उनके सोच में बदलाव नहीं आएगा। हम जनता से अच्छी तरह बात करें तो जनता और पुलिस में संपर्क बढ़ता है, आसूचना तंत्र हमारा मजबूत होता है, घटनाएं रुकती हैं। तो वो शहरी पुलिसिंग हो, ग्रामीण पुलिसिंग हो या फिर नक्सल पुलिसिंग हो, जब भी हम जनता के साथ संवाद करेंगे, जनता के साथ मधुर संबंध रखेंगे, तभी जनता हमें अपनी समस्याओं को बता पाएगी, तभी आसूचना तंत्र मजबूत होगा, तभी क्राइम पे कंट्रोल हो पाएगा। तो निश्चित रूप से सॉफ्ट पुलिसिंग, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और यदि हमें ब्रिटिश लीगेसी वाली पुलिसिंग से बाहर आके सामुदायिक पुलिसिंग और जनता को साथ लेके पुलिसिंग करने की आवश्यकता है। एक सवाल और सर, आप यहाँ पे जब आए तो सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेके सड़क सुरक्षा को लेके आप काफ़ी सजग दिखते हैं। दुर्ग में दुर्ग पुलिस द्वारा उल्लेखनीय काम में एक हम लगातार खुद ही निकलते हैं, रात में चेक करते हैं, जो लोग ट्रैफिक वायलेशन करते हैं उसकी काउंसलिंग करते हैं, उनके घर वालों को फ़ोन करते हैं, घर वालों को बताते हैं। ड्रंकन ड्राइविंग में ड्रंकन ड्राइविंग, सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं लगाना, एक बाइक में 2 से ज़्यादा लोग बैठना, नाबालिग की गाड़ी चलाना, इस पर स्पेशल ड्राइव हमने चलाया है। उससे एक्सीडेंट्स की संख्या में कम आई है, मृतकों की संख्या में कमी आई है, लोगों में अवेयरनेस आया है। सड़क को गाड़ी का इस्तेमाल तभी करना चाहिए ज़रूरत हो। काफ़ी लोग घूमने के लिए रात में गाड़ियों को तेज़ चलाते थे, रैश ड्राइविंग करते थे, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। ऑनलाइन बेटिंग यहाँ बहुत बड़ा इशू था, उस पर भी लगातार जनता के संपर्क करके, आसूचना तंत्र मजबूत करके हमने 35 से ज़्यादा जो ऑनलाइन बेटिंग के जो ब्रांचेस थे उसको नस्ताबूद किया है। जो साइबर फ्रॉड हैं उसमें लगातार हम काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों में, जो क्योंकि साइबर फ्रॉड का कोई बाउंड्री नहीं होता, देश भर में कुछ जगह बैठ के लोग फ्रॉड करते हैं, उनको भी हमने पकड़ा है। तो निश्चित रूप से हमारी कोशिश है कि जो जनता जो है वो सिक्योर फील करे और उनके साथ जो भी अपराध हो उसका निराकरण किया जा सके।
अच्छा सर, आप यहाँ दुर्ग में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर काफ़ी सजग दिखते हैं, लेकिन आप ही के जिला से सटे हुए जिला और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभी हम करीब 5 दिन से हैं रायपुर में, और रायपुर में देख रहे हैं कि लोग धड़ल्ले से बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बिना सीट बेल्ट के कार चलाते हैं, और जैसे इच्छा उसी तरीके से अपना रफ एंड टफ बाइक चलाते हैं। लेकिन वहाँ का प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन तो चाहे रायपुर हो, चाहे दुर्ग हो, चाहे छत्तीसगढ़ कोई भी जगह हो, एक ही है, लेकिन वहाँ के अधिकारी या वहाँ के पुलिस विभाग के लोग उतना सजग नहीं दिखते हैं। निश्चित रूप से हर जगह की पुलिस अपनी कोशिश कर रही है कि उनके इलाके में एक्सीडेंट्स कम हो, लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे मेट्रो से कंपेयर करें तो अभी भी हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, इसमें अवेयरनेस की कमी है, लोग उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। क्योंकि आप 1000 बार सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो एक बार दुर्घटना होती है, तो लोग उस एक बार की परिकल्पना नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए बने हैं, यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो हम ही सुरक्षित रहेंगे। स्कूल कॉलेज से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि लोग उसको, लोगों के स्पाइनल रिफ्लेक्स में जाए। जैसे हम घड़ी पहनते हैं, जैसे मोबाइल अपने पास 24 घंटे रखते हैं, वैसे ही जब भी हम बाहर निकले हम हेलमेट पहने, हम सीट बेल्ट लगाएं, जो हमारे आदत में शुमार होना चाहिए। इसकी कोशिश हर जगह की पुलिस कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो है जागरूक होगी और वो अपनी ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं, वो अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करेगी। तो ये थे हमारे साथ एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, और इनसे बहुत तरह की बातें हुई। ऐसे ही हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।